पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी से लेकर जीतन राम मांझी की पार्टी और अब जीतन राम मांझी की पार्टी के अलावा राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। इस उम्मीदवार के नाम सार्वजनिक किए जाने के बाद हर तरफ चर्चा है कि इस बार होने वाले उपचुनाव में क्या परिणाम भारतीय जनता पार्टी तय करेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के अलावा महागठबंधन कैसे इसे जीतता है। मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि ये 4 जो उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से एनडीए को शिकस्त देने के लिए उतारे गए हैं, ये बेहद नए हैं, युवा चेहरे हैं, तो ये कितना कमाल दिखा पाएंगे। 2020 की परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन 24 के इन 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की परिस्थितियां कुछ और है। हालांकि लोकसभा में ये चारों सीटों पर महागठबंधन लीड लेते हुए नजर आया था, तो वहीं इस बार देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इसे जीतने में महारत हासिल करेगी। इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह की रणनीति इस दरमियान बनाई है। इस रणनीति के पीछे की वजह क्या है? क्या इस बार तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार सबको संट करने की तैयारी चल रही है? चलिए फोन लाइन पर हम सीधे बाबा से जुड़ेंगे और बातचीत उनसे करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या चल रहा है। एक तरफ गिरिराज सिंह की यात्रा, दूसरी तरफ कई यात्राएं बिहार में इस दरमियान चल रही हैं। इस यात्राओं के पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या ये यात्रा एनडीए गठबंधन के लिए घातक हो सकता है? तेजस्वी यादव के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए यात्रा कैंसिल की गई है। इस यात्रा के पीछे का मकसद गिरिराज सिंह का क्या हो सकता है? आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी ने इस यात्रा से पीछे अपना हाथ खींच लिया है, तो आखिरकार गिरिराज सिंह को कौन रोकेगा? कौन रोक सकता है गिरिराज सिंह को? और अगर रोकेगा तो फिर क्या होगा? नहीं रोकता है तो कैसे बिहार की रणनीति काम करेगी आगे? चलिए सीधे बाबा से जुड़ेंगे और बाबा से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए दर्शकों, तो हमारे साथ बाबा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के क्या रणनीति बीजेपी के पास है, जिससे नीतीश और तेजस्वी दोनों एक साथ संट हो गए हैं? बाजी कैसे पलटी है? जुड़ते हैं बाबा से। बाबा, क्या चल रहा है? कौन सा ऐसा प्लानिंग कौन कर रहा है? क्या एनडीए कर रहा है या फिर मामला कुछ और चल रहा है? देखिए रत्नेश, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका कोई धर्म नहीं होता है। जी और खास करके जब राजनीति की बात कीजिएगा तो यहाँ सूत्र और धर्म नहीं होते हैं। जी। यहाँ होता है कि सबसे अधिक कैसे हमारे हिस्से में आए, इसको लेकर के लड़ाई होती है। आपने देखा होगा कि गठबंधन की राजनीति पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से चल रही है और इस गठबंधन की राजनीति में टूटने और बनने का सिलसिला जारी रहता है। जी। कौन किस गठबंधन में कब जाएगा और कब रहेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खास करके जो क्षेत्रीय दलों का एक मजबूत गठबंधन तैयार हुआ है, जिस तरह से क्षेत्रीय दल सर उठाए हैं, राष्ट्रीय दलों को पीछे ढकेला है, जी उसके बाद में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ गया है। जी। और जो जहां है, जिस राज्य में जिसकी जो बढ़त है, उसके हिसाब से वो फैसले करता है। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि कई दलों ने तो गठबंधन से बाहर होकर के चुनाव लड़ने की बात सोची। जी 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 जी। तो कई दलों ने अपने राज्य में गठबंधन के साथियों को अपने हिसाब से सीट शेयरिंग करके दिया और ये मानना भी पड़ा, क्योंकि वहां उसकी बढ़त ज्यादा थी। अब जबकि बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं और अलग अलग राज्यों में चुनाव की घोषणा भी हो गई है, बिहार से सटे झारखंड में चुनाव की घोषणा हो गई है। सभी जो बिहार के स्थापित दल हैं उनकी मंशा है कि हम वहां से लड़ें, क्योंकि पहले दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे। बेटी रोटी का रिश्ता आज भी बना हुआ है। इस बात को लेकर के आप समझ सकते हैं कि सबकी उत्सुकता होगी कि चुनाव लड़े। जैसे झारखंड के कई दलों की उत्सुकता थी कि बिहार में भी वो चुनाव लड़े, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उन्हें मौका नहीं मिला। इन सभी बातों को लेकर के अब जबकि उनको मौका मिलेगा तो पीछे कैसे हटेंगे। जी। वहीं एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की दोनों की अगर बात करते हैं तो दोनों में ही जो बड़े दल हैं, स्थापित दल है या जिनका प्रभाव उस राज्य में है, वो अपने हिसाब से फैसला करते हैं। जैसे आपने देखा कि इस फैसले के अवसर भी देखने को मिले हैं रत्नेश। हम लगातार चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहाँ इंडिया गठबंधन से निकल करके कि कांग्रेस और वाम दलों के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी ममता बनर्जी, उन्होंने बेहतर परिणाम दिया है। अगर साथ में लड़ती तो हो सकता है कि उसका घाटा रहता, लेकिन जब आमने सामने की लड़ाई हुई तो कहीं ना कहीं उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी को अपने राज्य में एक कड़ा टक्कर देते हुए अधिक सीटें प्राप्त की। वहीं दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश की भी बात कर सकते हैं जी। यहाँ तक कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए मैं असली चश्मे से, पावर वाले चश्मे से, तो साफ नजर आता है कि 12 सीटों पे ही भारतीय जनता पार्टी को बिहार में भी रोक दिया गया है। ये स्ट्रेटजी तो नीतीश कुमार ने ही बनाई थी। अब यही नीतीश कुमार और यही राष्ट्रीय जनता दल आज के डेट में कहीं ना कहीं एक अलग तरह से अपने ही गठबंधन के साथियों के द्वारा कहा जाए तो साइड किए गए हैं, या फिर उनके हिसाब से अगर सीट शेयरिंग का समझौता मानना है तो वो गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से एनडीए गठबंधन की बात मैं पहले कर लूं। एनडीए गठबंधन में आपने देखा कि नीतीश कुमार की डिमांड थी कि कम से कम 10-11 सीटें उन्हें मिली। उन सीटों पे तैयारी कर रहे थे, एक लंबी तैयारी चल रही थी। अशोक चौधरी और संजय झा लगातार आप देखे होंगे कि वहां दौरा कर रहे थे। ललन सिंह भी वहां एक्टिव थे। लेकिन हुआ क्या, 81 सीटों वाले विधानसभा झारखंड में उनको कितनी सीटें मिली? तो मात्र उन्हें 2 सीटें मिली, जबकि बहुत कम मेहनत करने के बाद चिराग पासवान को 1 सीट मिला। और ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ दर्शाता था कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का फैसला करना चाहती है और नीतीश कुमार पर किस तरह का नैतिक दबाव बना है। इन सब के बाद ये तो बात हो गई। बिहार में भी आपने देखा कि वही लगभग स्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, 1 सीट पर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और एक ही सीट इसमें मिला है बिहार में भी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने डोमिनेट किया है और एक ही सीट देकर के संतुष्ट कर लिया है राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को केलागंज में चुनाव लड़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन काफी असंतुष्ट नजर आ रहा है और खास करके राष्ट्रीय जनता दल काफी असंतुष्ट नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव खुद गए थे झारखंड में, जाकर के वो हेमंत सोरेन से मिले थे और मिल करके उन्होंने सीट शेयरिंग के समझौते पर बात भी किया था। इस सारी बातों को लेकर के अब जो बातें सामने आ रही है कि उसमें राजद जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसके पीछे की कहानी यदि थोड़ा सा पीछे आप फ्लैशबैक में जाए तो असंतुष्टि जताने के साथ साथ ये बातें अब साफ साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी थी उन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से ये सब कुछ चाहता था कि हो उसके हिसाब से भी, लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का नहीं बातों का पूरा होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहती थी कि 2020 के चुनाव में भी, 2024 के चुनाव में भी वो चाहती थी कि सीमावर्ती इलाके जो है बिहार के झारखंड से सटे हुए वहां वो चुनाव लड़े, लेकिन राजद ने दरकिनार कर दिया। अब राजद को दरकिनार कर झामुमो ने कांग्रेस के साथ जो तालमेल किया है, उसे पता है कि 2019 के चुनाव में राजद को मात्र 1 सीट आई थी, फिर भी उसे गठबंधन में रखा भी और सरकार में भी शामिल किया। इन सभी बातों के साथ साथ अब जो पुरानी बातें हैं वो सामने खुल करके आने लगी है। राजद और झामुमो के बीच भले ही तालमेल को लेकर के तल्खी सामने आई हो, लेकिन दोनों दलों के अध्यक्ष के बीच में पुराना तालमेल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन और लालू प्रसाद बिहार से लेकर के झारखंड में एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। लालू प्रसाद शिबू सोरेन की जोड़ी मशहूर जोड़ी हुआ करती थी जब वो कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति करते थे और फिर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध किया। यहाँ तक कि मनोज झा ने कहा है कि हम पहले वैसे दल हैं जो कभी भी समझौता नहीं किए, यहाँ तक कि हमें प्रताड़ित किया गया, हमें कई मामलों में फंसाया गया, हमारे नेता को परेशान किया गया। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के नाराज राजद 12 सीटें चाहती थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर के 81 में से 70 सीटें अपने पास रख ली है। इसके बाद 11 सीटों में अभी तक 7 सीटें ही राजद को मिली है, बाकी की सीटें वो भाकपा माले को दे रही है। भाकपा माले का प्रदर्शन किस तरह का है आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि लगातार वो अपना प्रभाव बढ़ा रही है, चाहे बिहार की बात कर लें या फिर झारखंड की बात कर लें। ऐसी स्थिति में आप समझिए कि मनोज झा काफी भीतर ही भीतर दुखी नजर आ रहे हैं। झारखंड में उनके जो स्थिति है उस स्थिति में असंतुष्ट नजर आ रही है राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह की बातें कर रही है वो साफ साफ नजर आ रहा है। मनोज झा ने कहा भी है कि राजद 22 सीटों पर काफी मजबूत है, जहां गठबंधन के तहत चुनाव लड़कर वह जीत सकता है। इसके बाद भी वे कम से कम 12 सीटों से कम पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इन सभी बातों को लेकर के 19-20 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे तथा भाजपा को हराने के लिए
शेष सीटों पर कांग्रेस झामुमो को उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ये भी बातें अब भीतर भी थाने से सुनने को मिल रही है कि हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल वहां विद्रोही तेवर अपना करके अपने उम्मीदवार 19-20 सीटों पर खड़ा करें। अब ऐसी स्थिति में एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन है, वहीं इंडिया गठबंधन की भी स्थिति आप देख ही रहे होंगे। मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हुई, उस बैठक को भी लेकर के मनोज झा ने टिप्पणी की है कि ये सौहार्दपूर्ण नहीं था और हमें बुला करके सीट शेयरिंग का समझौता हम पर थोपा गया। सीटों के बंटवारे को लेकर कल जो हुआ वह उचित नहीं था। पार्टी को जो सीटें देने की बात की गई थी वह कहीं से भी तार्किक नहीं है। इन सभी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां इनके साथ ऐसा हो रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में भी काफी रोष है। आप कल ही खबर कर रहे थे शायद पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ कि जिसमें चिराग पासवान भी एक सीट लेकर के संतुष्ट नहीं है जी। तो इन सभी परिस्थितियों को लेकर के जहां इंडिया गठबंधन में असंतुष्टों का एक बड़ा फौज है, वहीं एनडीए गठबंधन में तो भाजपा में के अंदर ही विद्रोह की स्थिति आ गई है। अभी आपको ये भी पता होगा कि चंपई सोरेन ने भी अपना सिक्का वहां जमा लिया है, मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीटें देने के लिए। वो भाजपा ज्वाइन किए थे, तो हम कल ही चर्चा कर रहे थे, एक मैं देख भी रहा था कहीं कि आरसीपी सिंह जिस तरह से भाजपा में गए थे, असंतुष्ट होकर के बाहर निकले। चंपई सोरेन भाजपा ज्वाइन किए थे, पार्टी बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन वो भी भाजपा ज्वाइन किए, तो उन्होंने तो अपनी बात शर्त मानने वाली अपने और अपने पुत्र के लिए टिकट का जुगाड़ कर लिया, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हो पाया था। अब जो उम्मीदवारों के लिस्ट जब सामने आने लगे हैं, तो भाजपा के भीतर भी काफी विद्रोही तेवर कार्यकर्ताओं ने अपनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, और दोनों ही गठबंधन के भीतर हालांकि सीट शेयरिंग के समझौते जब होते हैं, सामने आता है लोगों का नाम, तो कहीं ना कहीं तल्खियां तो बढ़ती ही हैं। अब देखना होगा कि झारखंड चुनाव किस तरह से प्रभावशाली रहता है और कौन कितना प्रभावी रहता है। इसके साथ साथ इसके असर बिहार में क्या पड़ते हैं गठबंधन पर, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि झारखंड चुनाव के 12 महीने बाद, रिजल्ट निकलने के ठीक 12 महीने के बाद बिहार में भी चुनाव होंगे, और बिहार में भी ये स्थितियां उस समय भी देखने को मिलेगी, कौन किस पर भारी पड़ता है। चलिए देखिए, तो ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मामला कहीं ना कहीं अटका हुआ है, और काफी जो तल्ख तेवर थे वो मनोज झा के हमने देखे झारखंड चुनाव को लेकर। तमाम विषयों पर चर्चा हम कर रहे थे, बाबा से पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव, आपको अब से एक लगातार खबरें मिलेगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।